बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बार तालियां बजाकर आप लोग अपना ही स्वागत कर लीजिए। देखिए, आज हम समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस नहीं, एक स्वस्थ संवाद करेंगे। क्या ये मुद्दा इतना गंभीर है, इतना जटिल है, इसको इतना सांप्रदायिक बना दिया गया है? ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। ये मुद्दा आप कह लीजिए बराबरी के अधिकार का है, लैंगिक समानता का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है देश में, कि क्रिमिनल कोड तो एक है, लेकिन एक देश एक कानून सिविल मामलों को लेकर भी होना चाहिए। मतलब आप समझिए, तलाक हो या इसके अलावा मेंटेनेंस का, एडॉप्शन का, सेपरेशन का, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है। तो देश में एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस राष्ट्रीय संवाद में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रहेंगे। आज हम आपको समझाने में, ये समझने में मदद करेंगे कि कॉमन सिविल कोड क्या है। क्या भाई, मतलब अक्सर होता है इसको धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, मजहबी चश्मे से देखा जाता है कि ये तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा। ये हिंदू मुसलमान का है ही नहीं मुद्दा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बराबरी के अधिकार का मुद्दा है। और इससे आपके जीवन पर क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा, और जिसके जीवन पर फर्क पड़ेगा वो कौन है? लॉ कमीशन ने 30 दिन में देश के लोगों और धार्मिक संगठनों से कॉमन सिविल कोड पर राय मांगी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 2024 में चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? आज इस बात पर भी राष्ट्रीय संवाद होगा कि 1989 से ही देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना बीजेपी का कोर एजेंडा है तो क्यों है? और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं तो क्यों है? आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है, तो 188 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो पाया? समझ रहे हैं आप? जब देश की संविधान सभा ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की सलाह दी, तो करीब 75 साल के बाद भी देश को यूसीसी क्यों नहीं मिल पाया? बी.आर. अंबेडकर की क्या सोच थी यूसीसी को लेकर? उसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं लागू हो पाया? सवाल, यूसीसी भाईचारे का कानून है या बंटवारे का कानून है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, यूसीसी से ध्रुवीकरण बढ़ेगा या तुष्टीकरण खत्म होगा? ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा या तुष्टीकरण मतलब अपीजमेंट खत्म होगा? क्या मजहब को कानून में हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है ना कि हमारे मजहब में कानून का हस्तक्षेप है। हम कह रहे हैं कि क्या कानून में मजहब का हस्तक्षेप होना चाहिए? और सेकुलर देश में धर्म के आधार पर कानून कब तक? क्या एक देश एक कानून का टाइम आ गया? क्या पहले एक पोल कर लें, क्या एक देश एक कानून का टाइम आ गया आपके हिसाब से? जिसको लगता है आ गया, एक बार हाथ खड़ा करिए। एक देश एक कानून का टाइम क्या आ गया है? चलिए चर्चा की शुरुआत, आप भी हाथ खड़ा करिए। क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों आ गया? एक देश एक कानून क्यों होना चाहिए? होना चाहिए सर, ये होना चाहिए। चलिए डिबेट शुरू करेंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दोनों का। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी से। अजय भाई, सबसे पहला सवाल यही, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ रिएक्शंस है, पहले मैं वही सवाल ले लेता हूं। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये मजहब में कानून का हस्तक्षेप है, उनके पर्सनल लॉ है, ये इंटरफेरेंस है, और ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मजहब से दूर करने की साजिश है यूसीसी। अजय आलोक। ओवैसी साहब आजकल अमेरिका में हैं, वहीं से बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका में हिंदू भी है, अमेरिका में मुसलमान भी हैं, अमेरिका में चीनी भी हैं, अमेरिका में कोरियन भी हैं, लेकिन अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। इस देश में यूसीसी की स्थापना और यूसीसी की परिकल्पना जब संविधान बन रहा था तभी की गई थी। संविधान में डाला भी गया था यूसीसी, लेकिन विभाजन के बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको। विभाजन जब हुआ भारत और पाकिस्तान का, यूसीसी संविधान में रहा लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसको यह कह के इंप्लीमेंट नहीं किया गया कि इसको देखेंगे बाद में, इस पे और चर्चा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि विभाजन के बाद जो 6-7 करोड़ मुसलमान यहां बच गए थे, उनको उसी वक्त से अपीजमेंट और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इस यूसीसी को अपील नहीं किया गया, और तुरंत 1950 में हिंदू कोड बिल के साथ छेड़छाड़ करते चले गए।
बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हिंदू कोड बिल में तमाम चीज़ें थीं जो हिंदू सोसाइटी के लिए हम लोग मानते हैं कि ठीक नहीं है आज की तारीख में, लेकिन उस वक्त उसका विरोध हुआ, लेकिन तब भी हिंदू कोड बिल लाके उन चीज़ों को समाप्त किया गया। हिंदुओं ने तो सहिष्णुता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम सेक्शन को अपील करने के लिए 75 साल से इस यूसीसी को ठंडे बस्ते में डाल के आपने रखा हुआ है। क्यों? एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक विधान, ये मानने में दिक्कत किसी को क्या है? इसमें धर्म की बात कहां है? क्या हो जाएगा इससे? वही तो कहना, इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। मुझे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शायद आप सब समझना चाहेंगे, मैं भी समझना चाहूंगा, अगर हो गया लागू तो क्या बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? क्यों इतना जरूरी है ये आपके हिसाब से, जो कोर इश्यूज में है बीजेपी के? क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जो अभी नहीं है? देखिए अमन भाई, 3 चीज हैं इसमें प्राथमिक तौर पे, और ये मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सबके लिए एप्लीकेबल है। आज तो आप ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमानों में शादियां भी होती हैं, मुसलमानों और सिखों में भी शादी होती है, सब में आपस में शादी कर रहे हैं, काफ़ी समाज लिबरल हो चुका है। 3 चीज़ें हैं, शादी का कानून, डिवोर्स का कानून, आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़े कानून, इसमें महिलाओं का हक मारा जा रहा है, एक समानता नहीं है। आप इसमें अपने धर्म के हिसाब से, आज अगर हिंदू और धर्म में अगर डाइवोर्स होता है, एलिमनाई मांगी जाती है और औरत को उसको एलिमनाई मिलता है, उसको गुजारा भत्ता मिलता है। मुसलमानों में क्या है? 1 रुपया नहीं देना है, नहीं मिलता, नहीं मिलता, पूछ लीजिए। मुसलमान महिलाओं को कुछ नहीं मिलता। आज अगर एक समानता का कानून है, आ जाएगा तो मुस्लिम बेटियों के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए, बाकी बेटियों के लिए, हर चीज के लिए एक समानता का कानून लगेगा। बात मोटा मोटी बात बताता हूं, देश चाहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेसी और विपक्ष चाहते हैं यूनिफॉर्म कम्युनल कोड। इस देश में यूनिफॉर्म कम्युनल कोड यूसीसी पिछले 75 साल से चल रहा है, हम उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं। मतलब देखें, मोटे तौर पर जो शायद समझ में आ रहा है वो ये, एक तो होता है भाई जो मैरिटल लॉज होते हैं, एक पॉलीगैमी की, दो बहुविवाह कि भाई क्या मुसलमानों में बहुविवाह अलाउड है? लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए ताकि उनको बहुविवाह करने की छूट मिले। तो ये बहुविवाह पर रोक, एक हिंदू अगर 2 शादी करेगा तो वो जेल चला जाएगा, लेकिन एक हिंदू अजय आलोक आज इमरान अख्तर बन जाए। इवन अभी मुझे आपसे वो याद आया कि इवन जो वो बहुत फेमस धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था हेमा मालिनी से शादी करने के लिए, ताकि उन पर केस नहीं चले तो वो जेल नहीं जाए। वो 2 शादियां, मैं तो कह रहा हूँ कि अजय आलोक आज इरफान अख्तर बन जाएगा तो 3 शादियां मैं कर सकता हूँ, मुझ पे कोई केस नहीं चलेगा। अच्छा, तो बेसिकली आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, जो अजय आलोक ने कहा, आप सब सहमत है? सब सहमत है आप सभी? कोई सवाल अजय आलोक से? ऐसे डिबेट करेंगे, मेरा रोल नहीं होगा, आप लोग बताइए। किसी का कोई सवाल अजय आलोक से? फिर आचार्य है आपका सवाल, पूछिए। सर, मतलब आपने कहा कांग्रेस जो है 75 साल से इसको ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है। नहीं, इसको यूनिफॉर्म कम्युनल कोड चलाया है इस देश में। जी सर, मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म कम्युनल कोड। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब यूसीसी लाना बहुत जरूरी है देश के लिए। पर सर 9 साल से आपकी सरकार थी, जब चुनाव पास आता है तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी होना होता है, जब चुनाव पास आता है तो यूसीसी की बात लागू हो जाती है। तो सर चुनाव के पास ही सारा कुछ क्यों? इन 9 साल के भीतर इसके ऊपर इतना काम क्यों नहीं होता कि एकदम चुनाव आते हैं और आप मतलब जाग जाते हैं? अच्छा, आ रहा है, स्वागत है, बिल्कुल आ रहा है, स्वागत है, अभी आ रहा है, टाइमिंग पर सवाल है। अच्छा सवाल है, क्या नाम है आपका? वैभव जी का बहुत शानदार सवाल है कि ये चुनावी आप लोग मुद्दा है, मुद्दा बराबरी के अधिकार का है, मुद्दा लैंगिक समानता का है, मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का, लेकिन आप लोग चुनावी तड़का लगा देते हैं। समझ में आ रहा है आखिरी ब्रह्मास्त्र है 24 से पहले। वोट बैंक तो हर जगह से ही देखा जा रहा है। बताइए जी अजय भाई, आप पर आरोप है अभी। अब ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं? देते हैं, मानकर ही चल रहा है, नहीं देते। अब 1 मिनट, तो इसलिए पहली बात तो वोट बैंक का सवाल खत्म। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। नहीं, वोट बैंक का सवाल खत्म। मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल परसेप्शन, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। 5 से 10% हमेशा मुसलमान देते आए हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम 50 के ऊपर जाएं, लेकिन जनरल परसेप्शन है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है। अच्छा, जो कि हम अवधारणा बदलना चाहते हैं। एक बात बोलूं मैं, माफी चाहूंगा, यहाँ पर भी कई मुस्लिम महिलाएं हैं, बिल्कुल, जितनों से अभी मैंने डिबेट शुरू करी, सबने हाथ खड़ा करा कि यूसीसी आना चाहिए। देखिए सबने, मैं आपको बताऊं, ये जो परसेप्शन है ना कि मुसलमान इसका विरोध करते हैं, ये सबसे बड़ी गलत परसेप्शन है। मुसलमानों के कथित जो नेता है ना, जो जिनको डराने की जिनकी दुकान चल रही है, पहले राम मंदिर के नाम पर डराया गया, फिर 370 के नाम पर डराया गया, तलाक की बिद्दत के नाम पर डराया गया, और अब ये 4थी दुकान है, अब उस पर भी ताला लग जाएगा। मुसलमान तो शायद संभवतः चाहते हैं कि यूसीसी आए। भाई कौन मुस्लिम बेटी नहीं चाहेगी? कौन मुस्लिम बेटी चाहेगी उनका पति 4-4 शादियां करे? कौन मुस्लिम बेटी चाहेगी? कौन सेपरेशन, एडॉप्शन, ये सारे कानून एलुमने सारी चीजें हैं। अमन भाई, हाँ, आप बिल्कुल, बहुत लेट हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अगर आप मुसलमान समाज में जाके परसेप्शन की बिलीव करें तो जितनी कुरीतियां हैं उससे मुसलमान समाज निकलना चाहता है, लेकिन ये जो धर्म की दुकान चलाने वाले हमारे नेतागण हैं, हमारे विपक्ष हैं और ओवैसी साहब जैसे महान महान लोग हैं, इनके कारण गुमराह किया जाता है, इनके कारण एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है। जहां तक रही चुनाव आते ही यूसीसी लाने की बात, 2018 में भी लोगों ने यही कहा था कि 19 का चुनाव है इसलिए यूसीसी आ रहा है, लेकिन 18 में लॉ कमीशन की जब रिपोर्ट आई 21 में, 18 से 21 तक लॉ कमीशन ने काम किया, सुझाव मांगे गए। 19 में नहीं आ रहा था यूसीसी, लेकिन 18 में इसकी चर्चा हुई थी, आप ही के स्टूडियो में बैठ के हमने डिबेट किया था। उस वक्त भी कहा गया कि 19 के चुनाव को देखते हुए यूसीसी लाया गया, लेकिन यूसीसी तो आया नहीं। 3 साल के बाद 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी की जरूरत नहीं है। आज 22वां लॉ कमीशन है, फिर कह रहा है कि नहीं जरूरत है, हमने फिर सुझाव मांगे। इस देश में जब संविधान में लिखा हुआ यूसीसी तो क्यों ना हो यूसीसी भाई? आर्टिकल 44, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यूसीसी, तो आप सभी जवाब दीजिएगा कि जाकर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 पढ़ लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी को क्यों प्रॉब्लम क्यों है? अभी तो एक स्टेटमेंट भी जयराम रमेश जी ने जारी, चिट्ठी पूरी जारी कर दी है। क्या प्रॉब्लम क्या है यूसीसी से? क्योंकि मतलब कहा जाता है सो कॉल्ड मुसलमानों का सबसे ज्यादा जो अभी जो चुनाव हुए कर्नाटक में भी एक मुश्त वोट पड़ा कांग्रेस पार्टी को, अच्छी बात है भाई। तो यहां तो मुस्लिम बेटियों के मतलब मुस्लिम मर्दों का वोट चाहिए, मुस्लिम बेटियों का नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, तो उनके लिए तो यूसीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए। आचार्य जी देखिए अमन चोपड़ा जी, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है प्रॉब्लम है, सवाल ये है सर है या नहीं है, बस बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि हो सकता है आचार्य जी को ना हो पर्सनली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लाइन हो। है या नहीं है सर, बस ये बता दीजिए। सवाल ये नहीं है कि सर है या नहीं है को क्या प्रॉब्लम है। आचार्य जी ऐसे नहीं, आप तो बेबाक राय रखते हैं। प्रॉब्लम है या नहीं है, हाँ या ना यूसीसी, बस बात खत्म। फिर आप बोलिए 5 मिनट, मैं नहीं टोकूंगा आपको। यूसीसी से कांग्रेस को प्रॉब्लम है, हाँ या ना? मैं फिर वही कहूंगा कि मेरी बात को सुन लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या करूं? आचार्य जी है यही या नहीं? प्रॉब्लम है। ससम्मान है या प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप सभी भी जानना चाहते हैं ना भाई? आचार्य जी बोलेंगे। आचार्य जी है या नहीं? नहीं, बीच में कोई नहीं, बोलिए आचार्य जी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, है या नहीं, नहीं बताएंगे? प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का जो निवारण है वो हो जाएगा अगर कांग्रेस खत्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी को अगर आप चाहें तो गठरी में बांध के समंदर में डाल दो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सवाल देश का है। अमन चोपड़ा जी, आपने जो ये विषय रखा है इसके 2 पहलू हैं। एक है इसका लीगल पहलू, एक है इसका सामाजिक पहलू, लेकिन एक तीसरा पहलू है पॉलिटिकल पहलू, राजनीतिक पहलू। तो मैं लीगल पहलू पे बात नहीं करना चाहता हूँ। उसको जब ये लाएंगे, उसका मसौदा तैयार करेंगे, वो पार्लियामेंट में आएगा, उस पर डिबेट होगी। लेकिन दूसरा जो विषय है सामाजिक जो हमारा समरसता है, ताना बाना है, हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं जी, तो जैसा कि यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को है नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है नहीं है वो तो संसद में बताएगी कांग्रेस पार्टी। यहाँ स्टूडियो में मैं अकेला कैसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस को प्रॉब्लम है? जयराम रमेश जी का जो चिट्ठी है उस हिसाब से तो लग रहा है कि प्रॉब्लम है। जयराम रमेश जी को प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं है प्रॉब्लम। तो जयराम रमेश और आप अलग अलग पार्टी में तो नहीं है ना सर? नहीं अमन जी, जयराम रमेश बीजेपी में थोड़ी ना, जयराम रमेश जी को प्रॉब्लम है। अच्छा है। उनकी बात को आप इंडोर्स कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। आचार्य जी की बात कांग्रेस की बात है या जयराम रमेश की बात कांग्रेस की बात? नो, क्योंकि शायद मैं गलत नहीं हूं तो जयराम रमेश कम्युनिकेशन इंचार्ज है, वो जो बात करें वो कांग्रेस की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं। अब मेरी बात शुरू हो, अब पूरी होने दीजिएगा। लेकिन मैं अजय आलोक जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, बड़े आदर से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो जिस तौर तरीके से लाएंगे उस पर संसद में बहस होगी, नंबर 1, वो अलग विषय। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मेरा ज्ञानवर्धन कर दें अगर ये कि हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि ऐसे राज्य हैं जहां गैर मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने सामाजिक संस्कारों को लेकर के बहुविवाह में, कई नॉर्थ ईस्ट में ऐसे राज्य हैं, ठीक, उनका क्या करेंगे?
दूसरा, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो है कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एक विशेष अधिकार नहीं कहेंगे, एक फंडामेंटल्स है। ठीक है। तो उसमें आप जब कहेंगे कि हम सबको एक समान रखना चाहते हैं तो आरक्षण पे क्या विचार होगा आपका? ये जातियों के नाम पर जो आरक्षण हो रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि एक विधान, एक संविधान, एक देश, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है अमन जी, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे तो फिर जातियों के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा इनका क्या करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। कैसे यूसीसी का जातिवादी आरक्षण नहीं, इसको जातिवाद, जब आप कह रहे हैं कि सबके लिए एक समान कानून, तो फिर जातियों के नाम पर जो आरक्षण हो रहा है ये आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना तो कुछ जातियां जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा, आप कहते हैं कि हम अगड़ों को आरक्षण देंगे, पिछड़ों को नहीं देंगे, पिछड़ों को देंगे, अगड़ों को नहीं देंगे, दलितों को देंगे, गैर दलित को नहीं देंगे, अपर क्लास को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो ये जो जातियों, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों चाहते हैं? इसलिए लाना चाहते हैं कि देश एक, झंडा एक, निशान एक, विधान एक, संविधान एक और सबके लिए कानून एक। यही तो है ना। तो वो मोटिव में सबसे बड़ी जो बाधा है, मैं जो देख रहा हूं, बाधा ये नहीं है कि साहब मुसलमान इसका अपोज करेगा। आचार्य जी, उसकी फुल फॉर्म ही सिविल कोड है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आरक्षण क्या क्रिमिनल है? क्या लेना देना है? नो, आरक्षण जो है, कंफ्यूज कर रहे हैं। लिसन, नो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। सिविल कोड है, उसका रिजर्वेशन से क्या लेना देना? लिसन, सिविल कोड है ना। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल मतलब जो सिविल मामले होंगे, मैरिटल लॉज। तो क्या आरक्षण जो है नहीं, आरक्षण क्रिमिनल है क्या? नहीं, तो आरक्षण थोड़ी ना सिविल लॉज के अंडर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में रिजर्वेशन का क्या लेना देना? मेरी आपसे दरख्वास्त है। जी। मेरी इस बात को इंडोर्स करिएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों चाहते हैं? ताकि एक देश में रहने वाले सब लोगों पे समान अधिकार हो। आप भी लाना चाहते हैं? अभी आपने बोला आप स्वागत करते हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं, सरकार तो ये, हम तो प्रजा हैं। अच्छा बताइए भाई, अजय भाई। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 75 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हुआ, यूनिफॉर्म कम्युनल कोड क्यों चालू था। इनकी बात से आपको समझ में आ रहा होगा। आचार्य जी जो भी आरक्षण को लिंक किया है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इसी को कहते हैं कांग्रेस की मंशा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अटकाना, लटकाना और भटकाना। कहां की बात? रिजर्वेशन वाली बात का जवाब दीजिए मुझे। तो समझ नहीं आया यूसीसी का रिजर्वेशन से क्या लेना? वही तो मैं कह रहा हूं, आप समझा दीजिए। मेरा जो सवाल है वो लटकाना भटकाना नहीं है, इनका जो जवाब है वो है अटकाना, फटकाना, झटकाना, लटकाना, इनका है ये। अरे जवाब सीधा दीजिएगा। सीधा जवाब दे रहा हूं। यूसीसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मुख्य बिंदुओं पे ही कानून है जिस तो सब पे समानता से लागू होगा। एक, शादी ब्याह के मामले, डिवोर्स के मामले, जमीन जायदाद के मामले। इसके अलावा यूसीसी में कुछ नहीं है। इससे क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? भाई सेपरेशन मेंटेनेंस एक्ट, वही उसको ब्रॉडर व्यू में आप जितना लेंगे उसमें पॉलीगमी भी आ जाएगा, बहुगामी भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मुख्य यही 3 बिंदु है जिन पे यूसीसी फोकस रहेगा। इससे आरक्षण कहां घुस गया? यही मंशा है कि लोगों को कंफ्यूज करके यूसीसी लागू मत होने दो। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है जिसका हम विरोध करते हैं। आपने कहा कि बाकी राज्यों में हिंदू भी है जहां पॉलीगमी है, बिल्कुल है। नॉर्थ ईस्ट में है, कर्नाटक लागू हो जाएगा। तो भैया सब पे लागू होगा, सबको एक्सेप्ट करना होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, बाकी धर्म को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस धर्म को लेकर दिक्कत उठा रही है? अच्छा, आना चाहिए यूसीसी। चलिए अब आप लोगों से भी एक रिएक्शन ले ले। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? कोई बताएगा? आप बोलेंगी क्यों आना चाहिए? हाँ, खड़े हो जाइए। एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। जी, मेरा नाम न्याज़मीन है और मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से संपर्क रखती हूँ। और हम लोग बहुत टाइम से यूसीसी के लिए भी फाइट लड़ रहे थे कि भाई यूसीसी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो तबके में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और वो चाहती हैं कि वाकई में ये यूसीसी आए। तो अब जब आ रहा है तो वेलकम करें, क्योंकि एक तो बहुविवाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुस्लिम समुदाय से हूँ मैं और ये बहुत ज़रूरी था। और हम लोगों ने जब 3 तलाक के बारे में भी बात की थी, ख़त्म हुआ, तब उससे थोड़ा सा कम हो गया। अब मैन कम शादियां करते हैं, तो 2 शादियां करने का अब वो नहीं करते। नहीं, तो लेकिन फिर ये जो ओवैसी या फिर जो सो कॉल्ड नेता हैं वो डराते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे अगर यूसीसी आ गया तो। नहीं, बिल्कुल मुसलमान देंगे। देखिए, हर उस पार्टी को देंगे जो उनके विकास के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि बीजेपी को ही देंगे कि वो एक घोड़ा वाली बात बोलते हैं ना कि हाँ बस इन्हीं को देना, वो वाली बात नहीं है। अब ये है, मुस्लिम भी देख रहा है कि कौन है उनके डेवलपमेंट की बात। लेकिन ओवैसी के अगर एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि एक बार ओवैसी को सुना दीजिए। असद ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मजहब से दूर करने की साजिश यूसीसी, एक बार सुन लीजिए।
अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? विल पावर खत्म नहीं कर सकते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। मुसलमानों का उनके धर्म से रिश्ता खत्म करने की साजिश है। आना चाहिए यूसीसी। आप लोग ने डिबेट सुनी, आना चाहिए यूसीसी, आना चाहिए सर? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आपके हिसाब से? सर क्योंकि मेरी जो इसमें ये जो समझ में आया ना, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो मुस्लिम में शादी होती है और शौहर हर मतलब किसी भी बात पे हाँ तलाक दे दिया, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी सर। क्योंकि वो छोटा सा मुद्दा समझते हैं कि तलाक तलाक तलाक, ये कहना आसान होता है और उसको हम जब महसूस करते हैं ना अंदर से तो बहुत बुरा फील होता है। तलाक की बिद्दत पर तो पहले ही वैसे रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट। क्यों आना चाहिए यूसीसी? आना चाहिए। क्या नाम है आपका? सलमा। क्यों आना चाहिए सलमा जी आपके हिसाब से? क्यों आना चाहिए? क्यों जरूरी है? अगर आपने इतना कुछ सुना, एक दो लाइन अगर आप बोल पाए, क्यों लगता है आना चाहिए? बस आना चाहिए, बस हमारा दिल से दुआ है, बस यही आना चाहिए। और वो जो कहते हैं कि आना चाहिए, दिल से कह रहे हैं हम सब। और जो ये कहते हैं कि भी मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम समाज के खिलाफ है यूसीसी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मुसलमान क्यों नाराज हो जाएंगे? जो उनकी बहन बेटियों की सबकी हिफाजत होगी तो। अभी इस टाइम किसी की बहन बेटी कोई हिफाजत में नहीं है। बहन बेटी को कौन कैसे पढ़ा लेगा बाहर? जहाँ भी जाते बलात्कार, जहाँ जाते कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आचार्य जी, आप बताना चाहेंगे? आचार्य जी, अब ये तो मतलब ये तो मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम महिलाएं, तलाक के बिद्दत भी मुस्लिम बेटियों के लिए और यूसीसी भी मुस्लिम बेटी, मतलब सबके लिए है वो तो, लेकिन मुस्लिम बेटियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ? अच्छा, गलत ट्रैक इसलिए है कि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम यूसीसी के खिलाफ हैं। मैंने तो तालियां बजवाई हैं आपके लिए भाई कि आप यूसीसी के साथ थे आचार्य जी। आपका जो सवाल है, मैंने तो आपके लिए तालियां बजवाई हैं। आप तालियां जरूर बजवाते हैं, लेकिन आपके हाथ में जो है दुधारी तलवार भी रहती है ताली के साथ साथ। तो सवाल इस बात का है कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सरकार यूसीसी का एक मसौदा तैयार करके लाए देश के सामने। पूरे देश में एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक कानून होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो मेरे सवाल हैं उन पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने उसको हल्के में ले लिया, लटकाना, फटकाना, भटकाना, अटकाना। मैं कह रहा हूं इन्होंने मटकाना। सब इससे बात का, समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा मेरा विषय ये है कि अच्छा ऐसा करते हैं, अजय आलोक भटका रहे लटका रहे, ठीक है, मैंने मान लिया। मैं आपसे पॉइंट वाइज सवाल पूछता हूँ, ये क्या दो यूसीसी देश की जरूरत है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल है। एक देश में एक कानून होना चाहिए। और जो पार्टी यूसीसी का विरोध करती है, मुसलमानों को उस पार्टी का विरोध करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, मुसलमान विरोध कर कहाँ रहे हैं? नहीं, जो पार्टी, आचार्य जी सवाल एक बार फिर से, जो पार्टी यूसीसी लाने का विरोध करती है उस पार्टी का मुसलमानों को विरोध करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो मुसलमानों के भले की नहीं सोच रही है, इसका मतलब वो मुस्लिम बेटियों के साथ नहीं है जो यूसीसी के साथ नहीं है। नहीं, मुसलमान को आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं मानते? तो हिंदुस्तानी सबसे पहले मानता हूं, इसलिए तो संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र किया मैंने। आचार्य जी, ये मेरे मुंह में फंड डालिए। मैं तो तब से तलाक बिद्दत से लेकर अब तक सबकी लड़ाई लड़ी है भाई। आचार्य जी बताइए, आप मुसलमान को ऐसा क्यों दर्शाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अलग है और मुसलमान अलग है? ये कौन दर्शाना चाह रहा है? आप बार बार कह रहे हैं मुसलमान। अब तक 70-75 साल से जो हुआ उसके बारे में बता रहे हैं आप। इस मुझे देश के अंदर कि उनको लाभ नहीं मिला ना संविधान के आर्टिकल 44 का। अब मेरी बात सुनिए। बाबरी मस्जिद का जो पूरा प्रकरण हुआ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, उसमें जब से आंदोलन शुरू हुआ आज तक मुसलमानों ने, कुछ उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने कहा कि ये हमारी मिल्कियत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। किसी ने विरोध किया, सम्मान किया। ऐसे ही दूसरे तमाम जो 3 तलाक का मसला था, जब ये फैसला हो गया,
मुसलमानों ने सम्मान किया। मुसलमान देश के कानून के साथ है, लेकिन कानून लाए बिना, कानून लाने से पहले ही आप मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, या बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है। मेरा ऐतराज इस पे है। ठीक, आप लाइए, अगर मुसलमान विरोध करेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, विरोध करेगा। देखिए, एक और चीज वैसे आपको बताएं, यूसीसी का विरोध करने वाले कई नेता कहते हैं कि संविधान ने उन्हें अपने धर्म को मानने की आजादी दी है। ये आपने सुना ओवैसी साहब को भी, सबको। लेकिन संविधान निर्माता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहते थे, आज आपको यह भी जानना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद यूसीसी के पक्ष में थे। 2 दिसंबर 1948 को उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दे दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर लें। लेकिन आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी सरकार वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से इस पर फैसला नहीं ले पाई। आज आलोक, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जब ये कहा जा रहा है कि ये कानून का मजहब में हस्तक्षेप है यूसीसी, मैं इसको उल्टे तरीके से पूछता हूं, कानून में मजहब का हस्तक्षेप क्यों हो? इसको ना लाना कानून में मजहब का हस्तक्षेप है, बनस्पत इसके कि मजहब में कानून का हस्तक्षेप है यूसीसी। अजय आलोक, इस देश के इतिहास को उठा के देखेंगे तो हमारे नेताओं के कारण कानून में मजहब का हस्तक्षेप हमेशा होते रहा है, हमेशा से होते रहा है, और ये प्रैक्टिस ही देश को आगे बढ़ने से रोकती है। आप शहबानों केस याद कर लीजिए 1986 में, तो उसमें क्या हुआ था? कानून में मजहब का हस्तक्षेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध उसके पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन लाके पूरे कानून को बदल दिया गया। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण, इस पे मुसलमानों का सिर्फ नुकसान हुआ है, और वो सोचते गए कि कांग्रेस सिर्फ उनके बारे में सोच रही है। सच्चाई ये है कि इस देश में जितने दंगे हुए सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने करवाए, सबसे ज्यादा मुसलमानों की। अब इमरजेंसी के समय नसबंदी क्लासिकल केस है, कांग्रेस की कारगुजारी मुसलमानों के प्रति कितनी थी। लेकिन आज जो मुसलमानों को समझा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी नेगेटिव पार्टी है, ये हिंदू राष्ट्र, ये सब नैरेटिव दे दे के मुसलमानों के खिलाफ एक जहर भरने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से करते आई है, करते रहेगी। आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखिए, ये धर्मांतरण कानून कर्नाटका में वापस लिया गया कल। ये धर्मांतरण कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए था? कोई मुसलमान अगर हिंदू बनना चाह रहा है तो उस पर भी ये कानून लागू होता था कि कोई अगर फोर्सिबली हिंदू में कन्वर्ट करवाए तो उस पर हम काम कर सकते हैं। आज इस कानून के वापस लेने से क्या हुआ? कल को एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम बन जाएगा, उसके माँ बाप चाहेंगे कि साहब इसको पैसे देके फोर्स करवा के कन्वर्ट करवा लिया, वो किससे शिकायत करेगा? तो यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है, आपके पास कोई कानून ही नहीं बचा। और इसने क्यों किया इन लोगों ने? क्योंकि चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि हम धर्मांतरण कानून वापस ले लेंगे। लेकिन एमपी में तो खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। एमपी में तो गधा उठाया था। वही कह रहा हूं, एमपी में ये नौटंकी करते हैं, ये सबसे बड़ी नौटंकी करते हैं। इनसे बड़ा नौटंकीबाज इस पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ है। कभी गधा उठा लेंगे, कभी गधा उठा लेंगे, कभी कहेंगे कि पहले नर्मदा जी की आरती कांग्रेस मुसलमानों की उठाया था। अरे आप सुनिए तो सही, नौटंकी कैसी हुई? ये क्या बात होती है? नरम हिंदुत्व और मुस्लिम अपीजमेंट 2024 की रणनीति कांग्रेस की यही है कि नरम हिंदुत्व भी दिखाओ कि नरम हिंदुत्व। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई हिंदू है ही नहीं, तो नरम हिंदुत्व कहां से आ गया? थोड़ी ना है भाई, हिंदुत्व पर या हिंदू धर्म पर आपका कोई कॉपीराइट है? पेटेंट मेरा थोड़ी ना कॉपीराइट है, नाम है ऊपर कॉपीराइट। तो भाई नर्मदा जी की आरती को और गधा को आप नौटंकी क्यों कह रहे हैं? हम देश के हिसाब से चलना चाहते हैं, देशवासियों के हिसाब से चलना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से देश को नहीं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। से लटका मिला। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनसे टकराने से बची। ये घटना उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार पटना में अपने सरकारी आवास के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी वो मोटरसाइकिल सवार नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके बेहद करीब आ गया। इस दौरान मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई कि वो बचने के लिए सड़क किनारे बने फुटपाथ पर चढ़ गए। पटना में जिस तरह से लहरिया बाइकर गैंग का आतंक है, उससे तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाल बाल बचे। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने उस मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही कई अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन इस घटना पर बोलने से बचते नजर आए। मुख्यमंत्री के काफिले में जिस तरीके से बाइकर घुसे, क्या कहना चाहिए। घटना के बाद पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर से गुजरने वाली रोड को वन वे कर दिया गया और ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की भविष्यवाणी पर सियासी बहस छिड़ गई। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें भविष्यवक्ता कहते हुए तंज कस दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। हो सकता है
वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव जल्दी होने की आशंका जताते हुए अधिकारियों को जल्दी काम निपटाने का निर्देश दिया था। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले ही नीतीश के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव के प्रधानमंत्री के पिता पर दिए बयान पर विवाद हो गया और बीजेपी भड़क गई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू करने के साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला किया। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता पर ऐसा बयान दिया कि विवाद हो गया। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव ने जैसे ही ये बयान दिया, बीजेपी भड़क गई। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार रो रही होगी। प्रधानमंत्री जून में मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। अरुण यादव से इसी बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता से जुड़ा विवादास्पद बयान दे डाला। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला ले लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि चीन पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा। क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी खस्ता हालत से निपटने के लिए चीन की शर्त मानने पर हामी भर दी। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे से बन रहे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे CPEC में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से TTP ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां TTP का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि TTP ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर TTP ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि TTP के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहाँ की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभल कर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की 4थी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे। लेकिन डर यह था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे
जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने ने 30 मई को बोरीवली इलाके के एक स्टोर से जहर खरीदा और 3 जून को सरस्वती के खाने में मिलाकर उसे दे दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने पहले से ही सरस्वती के मर्डर की प्लानिंग की थी, क्योंकि जहर खरीदने से पहले उसने अपने मोबाइल पर जहर के बारे में सर्च किया था। इस दौरान उसने ऐसे जहर के बारे में सर्च किया जिसे देने के बाद बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। आरोपी ने जहर देने की साजिश को इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लगे जैसे सरस्वती ने जहर खाकर खुद सुसाइड किया हो। और पूछताछ में भी मनोज साने ने पहले यह बताया था कि सरस्वती ने खुद जहर खाकर सुसाइड किया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने के घर से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए और साइबर सेल इनकी जांच में जुट गया। इस बीच झारखंड के रांची के मॉडल लव जिहाद मामले में फरार चल रहे आरोपी तनवीर खान को झारखंड पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तनवीर खान के मॉडलिंग स्कूल में काम करने वाली मॉडल ने उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और रेप का केस दर्ज किया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वो जैसे ही बिहार के अररिया पहुंचा, झारखंड पुलिस की एक टीम ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया और अब उसे रांची लाया जाएगा। तनवीर खान की गिरफ्तारी के बाद उस पर आरोप लगाने वाली मॉडल ने पुलिस को धन्यवाद दिया। गिरफ्तारी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और झारखंड पुलिस को सबसे पहले तो धन्यवाद कहती हूँ। आरोपी तनवीर खान की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम को पहले ही नेपाल की सीमा के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके नेपाल भागने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक आदमी पर हिंदू लड़कियों को गुमराह कर कोर्ट मैरिज करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस बात का पता उस वक्त चला जब वो आदमी अपना नाम बदलकर 2 लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, जिसके बारे में हिंदूवादी संगठनों को पता चल गया और वो क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जो अभी नहीं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। देश चाहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेसी और विपक्ष चाहते हैं यूनिफॉर्म कम्युनल कोड। इस देश में यूनिफॉर्म कम्युनल कोड यूसीसी पिछले 75 साल से चल रहा है, हम उसका स्वरूप बदलना मतलब आ रहा है। स्वागत है, आ रहा है, स्वागत है। अभी आ रहा है, टाइमिंग पर सवाल है। अच्छा सवाल है। कुछ भी बोल दिया। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो। राहुल गांधी ने मुसलमान जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी भाई। कैसे? अरे भाई मुसलमान जोड़ो यात्रा है, छोड़िए। सारे पूछ रहे हैं कैसे भी है? मुसलमान जोड़ो कैसे थी? कैसे थी बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता भाई हिंदुत्व पर या हिंदू धर्म पर आपका कोई कॉपीराइट है? पेटेंट मेरा कहाँ कॉपीराइट है? नाम के ऊपर कॉपीराइट है। तो भाई नर्मदा जी की आरती को और गदा को आप नौटंकी क्यों कह रहे हैं? वही विरोध करेगा जो देश के महिलाओं को अलग समझता है, बच्चों को अधिकार दिलाने से बचता है, जो देश में एकात्मता एक रूपता का दुश्मन है। एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? अरे भाई सिद्धरामैया से पूछो ना, मुझसे तो आप कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है। हमारे जो तबके में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और वो चाहती है कि वाकई में ये यूसीसी आए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप लोग ने डिबेट सुनी, आना चाहिए यूसीसी आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए। तो कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है।
आचार्य जी की बात कांग्रेस की बात है या जयराम रमेश की बात कांग्रेस की बात? आचार्य जी, सवाल दरअसल ये है जो शायद आचार्य जी वो जो अजय भाई पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो गदा और कर्नाटक में हिंदुओं से दगा, वहां पर तो एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो वापसी की तैयारी हो रही है। अब अच्छा, वैसे उस पर भी एक कमेंट, एंटी कन्वर्जन बिल वापसी सही या नहीं? कर लिया, तैयारी नहीं हो रही है, कर लिया। एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी कांग्रेस सरकार द्वारा सही या नहीं? देखिए 2-3 सवाल आपने सही या नहीं? 2-3 सवाल किए। आचार्य जी आप तो हमेशा, अभी आपने यूसीसी के पक्ष में बोला, मैंने तालियां बजवाई, एक बार बताइए हाँ या ना, एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? आचार्य जी अगर आप कहेंगे मैं फंसाने वाले सवाल मत पूछ तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं नहीं पूछूंगा। आप कह दीजिए अमन भाई मत पूछिए फंसाने वाले सवाल, क्योंकि मेरा तो काम है सर सवाल पूछना। एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? आचार्य जी का जवाब। एक बड़ा अच्छा शेर है, कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में। तो आप फंसे हुए कांग्रेस में। अब मैं इसको तो थोड़ा फंसे हुए तो बाहर निकले, इधर आइए उधर आइए, ख्याल छोड़ बताइए ना, एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही है नहीं? मैंने एक शेर सुनाया, उसको आप कांग्रेस की तरफ नहीं अबे आचार्य जी आपने क्यों सुनाया? सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई सबको? क्या समझ में आ रहा है, कोई बताएगा? अपनी मन की बात बोल रहे हैं, खुद चाहते हैं वो जो बोलना चाहते हैं, साफ साफ दिखा दिया। चलिए आचार्य जी, एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? फिर वहीं अटक गए। अरे मैं तो इस बहस को सवाल आगे है ना, सही या नहीं? इस बहस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरे जवाब को सुनना पड़ेगा ना। सही या नहीं? देखिए अजय आलोक जी और बीजेपी ये बार बार कहती है कि सारी बीमारियों की जड़ कांग्रेस है। भाई 10 साल से तो देश आप चला रहे हैं, मान लीजिएगा कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी, आप ठीक कर देते हैं। जहां तक सवाल है हिंदू और मुसलमान का, तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो देश के कानून को ना मानता हो, जो देश के कानून में यकीन न रखता हो, जो देश की संविधान में यकीन न रखता हो। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आप मुसलमान को और हिंदू को अलग रखकर देखते हैं, एक चश्मे से नहीं देखते। और अगर आपने एक चश्मा भी लगा लिया है तो आप एक आंख बंद कर लेते हैं, देखते एक आंख से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, देश में एक विधान एक संविधान लागू करना चाहते हैं तो करिए, लाइए ना। क्या चाहते हैं आचार्य जी? लाइए ना। ये कोई समझ में आ रहा है किसी को? लाइए ना। आचार्य जी एक चीज बताइए, लाइए ना। हिंदू और मुसलमान को अलग तरीके से देखने का काम तो धारा 370 करती थी, उसको खत्म किया। हिंदू और मुसलमान को अलग करने का काम तो एक देश में एक कानून ना होना है, वो वापस आया जा रहा है। धारा 370 से मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था, वो कश्मीर का, कश्मीरी अलगाववादियों का ना, तो वहां पर जो उनको अलग आप कश्मीर को मुसलमान, मुसलमान को कश्मीर, ये ठीक नहीं है। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और आपने 370 को हटाया, 370 हटाया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अगर आपने कोई निर्णय लिया तो उसका सारे देश के लोगों ने समर्थन किया। कौन सा मुसलमान 370 के हटने पे देश में सड़क पे उतरा? एक चीज तो आप मानेंगे, जो कहा वो करके दिखाया। 370 को लेकर भी ऐसी बातें कही जाती थी, कहां हो गया, कहां हो गया, अमन जी आप इतने तलाक बिद्दत खत्म हो गया। चतुर एंकर हैं, मेरे विषय को भटका देते हैं। आचार्य जी क्योंकि मेरे को 40 मिनट हो गया, आपका जवाब नहीं मिला है, क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? अरे भाई सिद्धरामैया से पूछो ना, मुझसे क्या पूछते हो? आप कांग्रेस पार्टी राहुल, मतलब आप उसको सही नहीं बता रहे। कर्नाटक की जनता ने चुन करके कांग्रेस की सरकार बनाई। क्लासरूम में हिजाब की वापसी सही या नहीं? भाई ये कर्नाटक की सरकार से सवाल करो ना। टीपू सुल्तान की वापसी सिलेबस में सही या नहीं? ये सवाल कर्नाटक की सरकार से करो। हेडगेवार को आउट करना सही या नहीं? कर्नाटक की सरकार से पूछो। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं क्यों बोलूं? तो आप राहुल गांधी ने मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। राहुल गांधी ने मुसलमान जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। अरे यार, मुसलमान जोड़ो यात्रा कर्नाटका में आप देखा नहीं आपने? भारत जोड़ो जेडीएस को छोड़ के सब कांग्रेस में चले गए। मुसलमान जोड़ो यात्रा उस देश के लिए अच्छी बात है, हम लोग उसका विरोध नहीं करते। कैसे भारत जोड़ो यात्रा थी भाई, कैसे? अरे भाई मुसलमान जोड़ो यात्रा है, छोड़िए। सारे पूछ रहे हैं कैसे भी मुसलमान जोड़ो कैसे थी? कैसे थी बताइए भाई। मुसलमान जोड़ो के अलावा अब कैसे बताइए। थी? चलो मुसलमान जोड़ो ऐसे थी, मुसलमान जोड़ो ऐसे थी कि लगातार भारत का उसमें अपमान किया गया पादरियों के द्वारा, लगातार उसमें अपमान किया गया मुसलमानों के द्वारा, और हर जगह वहां पे मुस्लिम अपीसमेंट की बात की गई। उसी के लिए मैं कह रहा हूं कैसे थी।
कश्मीर में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, कहे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 370 को वापस बहाल करेंगे। दिग्विजय सिंह भी थे, सबने एंडोर्स किया। आचार्य जी कुछ कहेंगे? ऐसे थी मुसलमान जोड़ो यात्रा। दिग्विजय जी से पूछिए। और दूसरी बात 300, दूसरी बात नहीं राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछे? राहुल गांधी के ये शब्द हैं। नहीं, प्रियंका जी ने कुछ बोला, उनका सवाल पूछिए। राहुल जी से पूछा। धारा 370 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, हिंदुओं के, दलितों पे अन्याय हो रहा था। ये जो जितने समाजवादी हमारे हैं, जिसमें हमारे पूर्व नेता नाश कुमार भी शामिल हैं, उनको ये नहीं पता था। नीतीश कुमार, उनका नाम हमने नाश कुमार कर दिया है क्योंकि बिहार का नाश कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा। अब आप सुनिए अमन जी, ये सबसे जरूरी बात है। धारा 370 में एक बात, जो समाजवाद का समर्थन करेगा। नाश कुमार जी के साथ आप लोगों ने सरकार चलाई है। मैं वही कह रहा हूँ, अलग हो गए आप, बिहार का नाश करने में लग चुके क्योंकि भूलने की बीमारी हो गई ना। आज जो बोलते हैं शाम को याद नहीं रहता। तब आप लोग गजनी बन गए थे जब उनके साथ गठबंधन किया था आपने। हम गजनी नहीं बने थे उस वक्त, वो ठीक थे। गजनी बने तो हमें भूल गए। हाँ जी, गजनी बनते ही हमें भूल गए, इसलिए भाग गए दूसरी जगह। पहले आपने भी तो हाथ मिलाया ना उनसे। किसी पहले हाथ नहीं मिलाया था, 2017 में वो खुद आए थे हाथ मिलाने के। हाथ मिलाया ना, उन्होंने मिलाया, आपने बढ़ाया, आपने। मैं 370 पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 370 जो समाजवाद का समर्थन करेगा वो 370 में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि 370 के कारण वहां आरक्षण नहीं था। वहां दलितों, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे। अगर कश्मीरी महिला या कश्मीरी पुरुष बाहर के लोगों से शादी कर लें तो उनको कश्मीरियत का सारा हक, उनके सारे रुतबा छिन जाता। अच्छा अजय आलोक, एक काम करते हैं, क्योंकि भाई आपकी पार्टिसिपेशन मैं चाह रहा था ज्यादा हो, जितने भी लोग इस वक्त हमको न्यूज 18 पर देख रहे हैं। तो कोई सवाल अगर नहीं है तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, सिर्फ उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? पहला सवाल, क्या यूसीसी का देश में टाइम आ गया है, हाँ या ना? आ गया है। दूसरा सवाल, यूसीसी से ध्रुवीकरण बढ़ेगा, पोलराइजेशन होगा या तुष्टीकरण खत्म होगा? तेज बोलिए, क्या होगा? तुष्टीकरण खत्म होगा। तीसरा सवाल, यूसीसी भाईचारे का कानून है या बंटवारे का कानून है? भाईचारे का कानून है। क्या मजहब को कानून में हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सारे सवाल थे भाई। बोलिए अब आचार्य जी, अब आप बोलिए। आचार्य जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहा। इनमें से किसी एक सवाल का आप जवाब देंगे? सबका दूंगा, सबका दूंगा, एक का भी? सबका। चलिए मैं पूछता हूं आपसे यही सवाल, मैं तैयार करके लाया था इसलिए। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हर मोड़ पे यही झगड़ा मेरा, ये नहीं समझ आ रहा आचार्य जी। हर मोड़ पे, हर कदम पे कभी नहीं डरते, आप बेबाक बोलते हैं। आप तो पार्टी में किसी से नहीं डरते हैं। मेरी गर्दन कटवाओगे? अच्छा, यूसीसी भाईचारे का कानून या बंटवारे का कानून, एक को चुनिए। पहले मुझे भाईचारे का नरो व कुंजरो नहीं, पहले इन्होंने जो कहा है भारत जोड़ो यात्रा को, बढ़ेगा, तुष्टीकरण घटेगा। मेरी बात सुन लीजिएगा, आप नहीं बोलेंगे? भारत पूरी तैयारी के साथ। भारत जोड़ो यात्रा को मुसलमान जोड़ो यात्रा कहना, भारत को मुसलमान बना देना, मैं इसका विरोध उनके अपने तर्क है भाई। भारत भारत है और भारत भारत रहना चाहिए। हिंदू का भारत को जोड़ने की क्या जरूरत है? भारत तो जुड़ा ही हुआ था, किसको जोड़ने निकले? एक सेकंड, अब भारत कब टूटा? अजय आलोक जी, आप तो बीच में नहीं बोलते, बड़े मैं नहीं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा ही संदर्भ गलत है। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं, सब लोग जितने स्टूडेंट्स हैं, भारत का भविष्य है सब लोग, क्या मैंने जो बात सवाल उठाई वो गलत है? भारत जोड़ो यात्रा को मुसलमान जोड़ो यात्रा कहना ठीक है या गलत? गलत है। चलिए दूसरी बात, दूसरी बात, अजय भाई बिल्कुल पब्लिक भी कह रही है गलत है, आपकी गलती हुई है, आप क्षमा याचना करें ना करें, वो पहले जो कहा था वो भी आपको भी वो मैं तो भूल ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए। दूसरी बात अमन जी, मैं फिर कह रहा हूँ, लाग लपेट के अलावा कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाना चाहते हैं लाइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, कांग्रेस स्वागत करती है। देश के हित में लाइए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए और हिंदू और मुसलमान में झगड़ा पैदा करने के लिए मत लाइए। यूसीसी कैसे, क्या झगड़ा होगा? एक सेकंड, आचार्य जी, अब मैं आ रहा हूँ। क्या यूसीसी से हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाएगा? आप 49 मिनट बोल चुके हैं, मुझे 9 मिनट क्या यूसीसी से हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाएगा? आचार्य जी, मेरी सवाल ही आपका गलत है। नहीं, मेरे सवाल सही है, आप सुन गलत तरीके से रहे। आप कह रहे हैं झगड़ा करने के लिए ला रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, देश के इंटरेस्ट में लाइए, आपका हर बच्चा स्वागत करेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लाना चाहते हैं कि हम इसको लाने की बात करेंगे, विपक्ष इसका विरोध करेगा, हम हिंदुओं से कहेंगे देखिए मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो मुसलमान हिंदुओं का जो ताना बाना है इस पे आंच आएगी। मैं चाहता हूं कि इस देश का हिंदू और मुसलमान तिरंगे को लेकर एक झंडे के नीचे खड़ा रहना चाहिए, जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में खड़ा रहा।
अच्छा, एक सवाल है। हाँ, एक सवाल है। सर आपने अभी, क्या नाम है आपका? खुशी त्यागी जी। सर आपने अभी कहा कि देश टूटना नहीं चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, उसके साथ यूसीसी लाएं। तो क्या कर्नाटका में पाकिस्तान के नारे लगाना और देशद्रोही बात करना ये देश जोड़ना है? और सेकंड थिंग इज दैट कि आपने बात की आप यूसीसी के फेवर में है, आपने बताया, लेकिन आपकी पार्टी फेवर में नहीं है। आप इसके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप अपनी पार्टी पे टाल रहे हैं ना। सेकंड थिंग इज दिस कि आप यूसीसी के फेवर, यूसीसी को तो ओपोज करते हैं, लेकिन क्या आप शरिया कानून के साथ, तो क्रिमिनल लॉ को भी आप शरिया कानून के साथ ही क्यों नहीं जोड़ देते हैं? यूसीसी का तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आना नहीं चाहिए, जो कि पॉलीगैमी के टोटली अगेंस्ट है, जिससे कि मुसलमान महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। इंस्टेड कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें भी तो शरिया कानून लाइए ना, फिर उसको क्यों नहीं ओपोज कर रहे हैं आप? क्रिमिनल लॉ तो आपका लिए यूनिफॉर्म है। और कोई सवाल? हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए भैया, बोलिए। अभी ओवैसी जी का जैसे स्टेटमेंट हम लोगों ने सुना, उन्होंने बोला कि बीजेपी पार्टी का ये मोटिव है कि वो मुसलमानों को उनके तहजीब से अलग करे। तो क्या ये उनकी तहजीब है कि जो 3 तलाक है, 3 तलाक, बहुविवाह जो है, उस तहजीब को बचाए रखने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं कर रही यूसीसी का? और कोई सवाल? हाँ, पूछना चाहती है? हाँ, खड़े हो जाइए, जल्दी पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह ये बोला जा रहा है कि यूसीसी से सब लोगों को मतलब सिमिलर कानून से देखा जाएगा, सिविल लॉ जो है वो लागू हो जाएगा, तो क्या सेम सेक्स मैरिज पे भी आप सेम चीज़ बोलेंगे? किस पे? और सेम सेक्स मैरिज पे, और जिस तरह से आप एससी के वर्डिक्ट में अड़ंगे डाल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या कहना है? सेम सेक्स मैरिज अभी तक कोई कानून इस देश में नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट को हमारी सरकार ने साफ साफ लिख के दिया है कि एलजीबीटी सेम सेक्स मैरिज के लिए एक बहुत बड़ा सोशल विषय है, इस पे देश पे विमर्श करना होगा। ये आसान नहीं है, ये हमारी सभ्यता के साथ है ये प्रश्न, इसीलिए इस पे कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ना बनाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की शादी करे, उसको हम वैधानिक मान्यता दे दें और कोर्ट के तहत, ये संभव नहीं है इस देश में। हमारी अपनी परंपराएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको धर्म के साथ नहीं, ये एक व्यापक विमर्श का विषय है। अब मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में हम लोग जल्दी से इस पे कोई निर्णय पे आ सकेंगे। पूरा अलग है बहस का, ये पूरा बहस ही अलग है। एक दिन बैठेंगे इस पर भी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न। आचार्य कृष्ण जी से सवाल पूछने पर कहते हैं सिद्धारमैया से पूछे, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से पूछे। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से पहले यूनिफॉर्म कांग्रेस कोड की जरूरत है? आचार्य जी, ये आपके लिए है सवाल। बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म कांग्रेस कोड, कम से कम सारे नेता प्रवक्ता एक लाइन में तो बात करें। यूनिफॉर्म कांग्रेस कोड बताइए आचार्य जी, पहले आप बोल लीजिए। देखिए, पहले तो ये बच्ची ने मुझसे सवाल किए शरिया लॉ। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान के लॉ को जानता हूँ, मुझे पता ही नहीं शरिया लॉ होता क्या है। दूसरी बात, अगर शरिया लॉ के विषय में सवाल करना तो ओवैसी साहब से पूछिएगा, तो ज्यादा बताइए। दूसरी बात, एक मिनट हाँ, दूसरा पॉइंट उठाया उस बच्चे ने जिसने कहा कि क्या कांग्रेस को किसी यूनिफॉर्म कांग्रेस कोड होना चाहिए, सारे नेता एक सुर में बात करें। हाँ, उसका जवाब इतना है, हमारे यहाँ डी कोड की जरूरत है। कोड तो है सर, समझ में नहीं आया सर, डी कोड क्या सर, थोड़ा विस्तार में बताएं। वो अकेले में बता दूंगा। वैसे बता दें, यूसीसी का विरोध करने वालों का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी की सोच और बीजेपी का एजेंडा है। इसलिए ना आज एक और चीज हम करेंगे, आज आपको समान नागरिक संहिता पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य देते हैं। ये कहते हैं ना, ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहले जिक्र हुआ था आज से तकरीबन 188 साल पहले। 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है, क्योंकि अपराध, सबूत और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुद्दों पर समान कानून वक्त की जरूरत है। तब इसके बाद 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद इस्माइल भी थे, जिन्होंने जिन्नाह के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की मांग तो की, लेकिन पाकिस्तान गए नहीं, बल्कि उन्हें संविधान सभा की बैठक में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद इस्माइल समेत कई मुस्लिम नेताओं ने संविधान सभा की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, जबकि BR अम्बेडकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर KM मुंशी और AK अय्यर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी की थी। तो फिर सवाल वही जो इस बच्चे ने अभी पीछे उठाया था कि अब कम से कम 24 से पहले आ रहा है, ये मान ले हम। एक लाइन आपको अभी और आगे बढ़ेगा ये। एक लाइन आपको जोड़, जो आचार्य जी ने कहा, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको भी ना, मतलब वो आएगा 24 से पहले आ रहा है। एक ऐतिहासिक तथ्य आपके वक्तव्य में मैं जोड़ना चाहता हूं कि मोहम्मद इस्माइल ने उसी संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ विरोध नहीं किया था, बल्कि इस देश में मुसलमानों के लिए शरिया कानून लाने का समर्थन मांगा था, जिसके कारण नेहरू जी ने उन्हें डांटा था और पटेल जी ने कहा था कि जिसको शरिया कानून चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। पाकिस्तान बन चुका है।
और एक और ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं, जिस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को राहुल गांधी कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है, उससे नेहरू जी ने 1977 तक और इंदिरा जी ने 1977 तक गठबंधन नहीं किया था। इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग से 1977 के बाद से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जो आज तक चल रहा है। जो आज की तारीख में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग, जिसको राहुल गांधी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहते हैं, कि देयर इज नथिंग नॉन सेकुलर अबाउट दैट पार्टी, जो उन्होंने अमेरिका में कहा, उस पे सीपीएम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे कहा कि ये धर्मांतरण में लगी हुई है, ये मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म और मुस्लिम रेडिकलाइजेशन में ये पार्टी लगी हुई है। 24 से पहले आ रहा है, 24 के पहले बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, अरे हमारे तो स्थापना के समय से है कि इस देश में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, क्योंकि ये देश चाहता है। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। अभी ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब मध्य प्रदेश में जो अभी जिक्र किया अजय भाई ने, गदा दिखा, नर्मदा जी की आरती दिखी, वो सारी चीजें दिखी, सॉफ्ट हिंदुत्व कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो धर्म किसी का भी पर्सनल मैटर है, उस पर टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं, मैंने नहीं किया, अजय भाई ने की। लेकिन कर्नाटका में जो चीजें हो रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो जयराम रमेश या कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटमेंट है, कुछ कंफ्यूजन आपको नजर आती है कि है क्या, मतलब चाहती क्या है कांग्रेस पार्टी, वो इधर है या उधर है, कुछ समझ में आता है आपको? मैं बिल्कुल, या कांग्रेस पार्टी आपकी तरह कंफ्यूज है? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। आप नहीं है? मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लाइए, उसका स्वागत है। और क्या कहूँ, लाउड स्पीकर से कहूँ? और जो विरोध कर रहा है वो उनसे उसके बारे में पूछ रहा हूँ ना मैं, आपकी पर्सनल, उनसे पूछूं मैं। विरोध कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही तो आप आए ना आचार्य जी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार। अच्छा चलिए ठीक है, जाते जाते भाई आप में से कोई बात अगर कहना चाहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, चलिए। हाँ, एक आखिरी जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में अगर नीति निर्देशक तत्व डाले गए हैं तो क्यों डाले गए हैं? उनको लागू करना स्टेट की ड्यूटी है, तो आप सीधा सीधा उसको लाइए, इतना कुछ बहस की बात जरूरत ही नहीं है। नहीं, फिर ये होगा कि बिना लोगों से राय मांगे ले आए गए, फिर कहा जाएगा जल्दबाजी में ले आए। वैसे ये लोगों से राय मांगी जा रही है, स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा है। हाँ, आखिर बोलिए आप बोलिए। इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बनाकर इसे एक सिर्फ सिविल कोड की तरह ही देखा जाए तो ज़्यादा, हाँ बिल्कुल वही देश का मुद्दा होना चाहिए, और ये बहुत पीसफुली लागू भी होना चाहिए, बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। 1980 के बीजेपी के कोर इश्यूज में से है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम, खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सबने पार्टिसिपेट किया डिबेट में। मकसद यही रहता है कि हमसे ज्यादा आप लोगों के सवाल जाएं और आप लोग कम से कम चर्चा में भागीदार हो। देश नहीं झुकने देंगे।